हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं जेरोठा के फाउंडर एक उद्योगपति निखिल कामत को दिए गए पहले पॉडकास्ट में नरेंद्र मोदी के विचारों पर चर्चा करने जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में आज हम लोग नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने जीवन काल के पहले पॉडकास्ट यानी एक इंटरव्यू आप समझ सकते हैं, एआई इंटरव्यू, जो कि उन्होंने निखिल कामत जो कि जेरोडा कंपनी के फाउंडर हैं यानी संस्थापक हैं, वन ऑफ द फाउंडर्स हैं, माने एक संस्थापक हैं। उनके साथ एक अन्य ने भी सहयोग किया है, एक अन्य ने भी उसके स्थापना में सहयोग किया, माने दो लोगों को की मेन भूमिका है। तो जेरोठा कंपनी के फाउंडर निखिल कामत के साथ पहले पॉडकास्ट यानी मोटे तौर पर एआई इंटरव्यू में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का फुल फॉर्म होता है, यानी अपने पहले इंटरव्यू में उन्होंने अपने जीवन के, अपने राजनीतिक जीवन के, अपने बचपन के तमाम चीज़ों पर रिफ्लेक्ट किया है। आज हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। दिल्ली असेंबली का चुनाव राउंड द कॉर्नर है, क्या उसमें उसके लिए भी कोई संदेश छिपा हुआ है? तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। मीडिया में बने रहना भी अपने आप में एक प्रमुख पहलू होता है किसी भी राजनेता के लिए। चलिए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। निखिल कामत के सवाल के जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया। वडनगर से सीधे सीधे संबंध जोड़ा शी जिनपिंग जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं उनसे। वैसे उनको ये कहना चाहिए था कि चीनी दार्शनिक जो कि उनके वडनगर गांव में रुका था, वो बजाय उसके कहने के यानी उससे संबंध जोड़ने के, अगर वो ये कहे होते कि 60 के दशक में जब ये चाय बेच रहे थे तो शी जिनपिंग ठेला लगा के सड़क किनारे फल बेच रहे थे तो ज्यादा अच्छा होता। यानी उससे दोनों लोगों के आर्थिक हालात के बारे में लोगों को पता चल जाता। हालांकि शी जिनपिंग का जीवन फिर भी कुछ बेहतर स्थिति में बीता है, लेकिन नरेंद्र मोदी का बचपना वाकई में खराब स्थिति में गुजरा है। जो इनके मुख्यमंत्री रहते हुए इनके कुछ साथी और टीचर बताते हैं, उस हिसाब से इनका बाल्यकाल परेशानियों से गुजरा है, परेशानियों में गुजरा है। बहरहाल हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। यानी इन्होंने एक चीनी दार्शनिक जो कि वडनगर में रुके थे, जिनका नाम शांतुआंग था, उनसे संबंध जोड़ते हुए उन्होंने शी जिनपिंग से उन्होंने कहा कि भाई शी जिनपिंग से हमारा पुराना नाता है। एक प्रकार से पैलिएटिव का प्रयोग किया, यानी उनको शांत करने वाला। चूंकि पूर्वी लद्दाख में सीमा पर अच्छा खासा विवाद चीन और भारत के बीच चल रहा था, गलवान घाटी घटना के पश्चात ही, और अभी चीनी सेना पीछे हटी है कुछ दिन पहले। तो नरेंद्र मोदी लगता है शी जिनपिंग को एक संकेत देना चाहते हैं कि भाई चीन और भारत को मिलकर के काम करना चाहिए, और चीन से उनका कोई ऐसा बिगड़ा हुआ रिश्ता नहीं है, एक बना हुआ रिश्ता है, उसे क्यों बिगाड़ने में लगे हुए हैं। बहरहाल उन्होंने यही बात पाकिस्तान के लिए नहीं कही है, जबकि पाकिस्तान की अधिकांश जनसंख्या भारतीय मूल की है, भारत से ही गई हुई है वहाँ। खैर वो पहले ब्रिटिश भारत का हिस्सा हुआ करता था। 1947 में जाकर के यह विभाजन हुआ। बहरहाल हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि भाई ऐसा है कि हमने गोधरा कांड के अवसर पर के समय बहुत हम दुखी थे, क्योंकि उस समय चॉपर उपलब्ध नहीं था सरकारी। इस वजह से सिंगल इंजन चॉपर में हमको जाना पड़ा। हमने जिद किया तो वो मान गए अधिकारी लोग, पहले तो मना कर रहे थे, हमने रिस्क लिया और हम गोधरा पहुंच गए। वहां लोगों के दृश्य को देख करके, चूंकि लगभग 57 कार सेवक जला के मार दिए गए थे, साबरमती एक्सप्रेस से अयोध्या से कार सेवा करके आ रहे थे, और उसमें
तमाम राजनीतिक खेला भी हुआ था। जैसे लालू प्रसाद यादव जी ने एक बंगाली दादा के नेतृत्व में वहाँ एक कमीशन का गठन किया था, उसने क्लीन चिट दे दिया था कि यह स्पार्क लगने से, यानी स्वतः स्फूर्त आग थी जिसकी वजह से साबरमती एक्सप्रेस के कई डिब्बों में आग लगा और इतने कार सेवक मारे गए। जबकि सच्चाई ये थी कि वहाँ के लोकल कुछ मुस्लिम लोग थे, उन लोगों ने जानबूझ करके इसमें आग लगाई थी। जैसा कि राघवन साहब के आयोग जांच के दौरान जो नरेंद्र मोदी की भूमिका की जांच कर रही थी, उसमें यह बात सामने आई थी। खैर, तमाम आरोपों के बाद भी नरेंद्र मोदी को कोर्ट ने क्लीन चिट दिया और उनकी भूमिका से इनकार किया। आप भगवान जाने कि उनकी कितनी भूमिका रही थी इसमें। लेकिन ये सही है कि उनका कहना है कि भाई 24 फरवरी 2002 को वो एमएलए चुने गए और उसके 3 दिन बाद यानी 27 फरवरी 2002 को ये दंगा हो गया। इसके बाद स्वतः स्फूर्त रिएक्शन हुआ हिंदुओं का और उन्होंने तमाम मुस्लिम परिवारों को तबाह कर दिया। ये बात भी वो स्वीकार करते हैं, लेकिन वो इस बात पर खामोश रहते हैं कि उनकी इसमें कितनी भूमिका थी। मोटे तौर पर जो वहाँ एक भट्ट साहब आईपीएस थे, संजीव भट्ट, उन्होंने आरोप लगाया था कि वो इस मीटिंग में थे जिसमें इन्होंने कहा था कि लेट हिंदूज वेंट देयर एंगर, यानी हिंदुओं को अपना आक्रोश व्यक्त करने दो। लेकिन संजीव भट्ट अपनी बात को प्रूव नहीं कर पाए कोर्ट के सामने और इस वजह से नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल गई। और तो और 1989 यानी उसी के आसपास संजीव भट्ट का सिलेक्शन हुआ होगा, तो 1989 के एक हिरासत में मौत के मामले में संजीव भट्ट के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ और संजीव भट्ट काफी दिनों तक जेल में रहने बाद अभी जमानत पर छूटे हैं। उन्हें अभी कोर्ट ने जमानत दिया है, तो अभी जमानत पर छूटे हैं वो। लेकिन संजीव भट्ट को नौकरी से हटा दिया गया है। अब नौकरी में रखने या न रखने का अधिकार तो सरकार के पास ही है। देखना यह है कि सरकार क्या करती है। सरकार ने अगर रिमूव किया होगा तो सरकार के स्वीट बिल पर है, लेकिन हालांकि संजीव भट्ट के मामले में सरकार का स्वीट बिल दिखाई नहीं पड़ता। कारण ये कि नरेंद्र मोदी उस समय चीफ मिनिस्टर थे जब गोधरा कांड हुआ था और उसी पर आरोप लगाते हैं संजीव भट्ट। बंजारा साहब आईजी थे, उनके ऊपर भी कुछ न कुछ आरोप लगाते हैं जबकि वो खुद आईपीएस थे। और इस प्रकार से नरेंद्र मोदी देश के इस समय प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्रालय उनके अधीन है और गुजरात में भी उन्हीं की पार्टी सत्तारूढ़ है। मुझे नहीं लगता कि संजीव भट्ट या संजीव शर्मा जैसे लोगों को, या प्रदीप शर्मा जैसे लोगों को कोई राहत मिलेगी। ये प्रदीप शर्मा आईएएस थे, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला था और एक पूर्व डीजीपी थे दक्षिण भारत के, उन्होंने एक दक्षिण भारत के वैज्ञानिक, नरेंद्र मोदी के साथ साथ एक दक्षिण भारत के वैज्ञानिक पर जो कि इसरो के साथ थे, ये आरोप लगाया था कि उन्होंने पैसा ले करके और सैटेलाइट संबंधी उपकरण संबंधी जानकारी बेची थी पाकिस्तान को। हालांकि वह आरोप प्रूव नहीं कर पाए और उन्हें अच्छा खासा जुर्माना भी देना पड़ा, सरकार को देना पड़ा, उन्हें नहीं, उनको देना पड़ा सरकार को, केरल सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लगभग 50 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ा है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी काफी संकटों, काफी चुनौतियों का सामना कर यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर कोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिलती तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। अब सच्चाई क्या है, सच्चाई जानने के लिए बिना एविडेंस के कोर्ट कुछ मानता नहीं है, एविडेंस की ओर जाना पड़ेगा। एविडेंस तो यही कहता है कि नरेंद्र मोदी का सीधे इसमें हाथ नहीं था और उनको फंसाए जाने की पूरी कोशिश की थी। तीस्ता सीतलवाड़ एंड कंपनी और एक वकील साहब थे गुजरात हाई कोर्ट के, वामपंथी विचारधारा के, उनकी डेथ हो गई। तो ये इन लोगों ने नरेंद्र मोदी को फंसाने की पूरी कोशिश किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी फिर भी विक्टोरियस होकर के कोर्ट में बाहर आए। निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक उनको क्लीन चिट मिली। राघवन ने
जो कि पूर्व सीबीआई डायरेक्टर थे, उनकी अध्यक्षता में वहाँ एक जांच आयोग का गठन किया गया था। उसने भी नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिया था। उनके ऊपर भी तरह तरह के आरोप लगे थे। खैर, जो भी है, मोटे तौर पर नरेंद्र मोदी ने गोधरा कांड और उसके बाद के हालात पर अच्छा खासा रिफ्लेक्ट किया इस पॉडकास्ट के दौरान। यही नहीं, उन्होंने भविष्य की तमाम योजनाओं के प्रति भी रिफ्लेक्ट किया। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने ये कहा कि वो भगवान ने गलती उनसे हो भी जाती है इंसान के रूप में। जैसे इंसान गलती करता है वैसे उनसे भी गलती हो सकती है। वो गोधरा कांड के परिप्रेक्ष्य में ही बोल रहे थे। मोटे तौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उनके पास जो संदेश था वो यही था कि भाई ऐसा है, किसी को भी अहंकार नहीं पालना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आइडियोलॉजी और आइडियलिज्म की बात की। आइडियलिज्म को हमेशा आइडियोलॉजी के ऊपर रखा। जैसे उन्होंने सावरकर और गांधी पर भी रिफ्लेक्ट किया। उनका कहना यह था कि दोनों की आइडियोलॉजी ये थी, दोनों भारत को आज़ाद कराना चाहते थे और एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना ये भी लेके चलते। इनकी भी विचारधारा यही है। रही बात आइडियलिज्म की, तो आइडियलिज्म को वो मीन्स के रूप में चित्रित करते हैं, साधन के रूप में, साध्य के रूप में नहीं। दूसरे शब्दों में, एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग मार्ग होते हैं। यही उनके बताने का लबोलुबा मतलब था, जो सावरकर और गांधी की तुलना कर रहे थे। तो उनका कहना यह था, दोनों कभी भी एक रास्ते पर नहीं चले, उन्होंने रास्ता अलग अलग अपनाया, लेकिन लक्ष्य दोनों का एक ही था, भारत को आज़ाद कराना, भारत को स्वतंत्रता दिलाना। और मेरा है, मैं भारत को महान बनाना चाहता हूँ, यानी भारत को श्रेष्ठ राष्ट्र बनाना चाहता हूँ। मेरा लक्ष्य ये है। ये दूसरी बात है कि मेरे मार्ग को लेकर के भी आलोचना की जा सकती है। एक प्रकार से नरेंद्र मोदी ने उन उदारवादी वामपंथियों को संदेश दिया जो अक्सर नरेंद्र मोदी के अप्रोच की आलोचना करते रहते हैं और जो बाहरी तत्वों को घसीट कर ले आते हैं भारतीय राजनीति में, और उनके मुंह से ये कहवाने की कोशिश करते हैं या उनका नाम लेकर के ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हैं। वो कई बार अखबारों का उदाहरण देते हैं, कई बार एजेंसियों के फाइंडिंग्स का उदाहरण देते हैं कि भाई ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत इतना पायदान नीचे है। साथ ही अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की जाए तो उस इंडेक्स में भी भारत काफ़ी नीचे है। दूसरे शब्दों में, पाकिस्तान को भारत से बेहतर बताया गया है हंगर इंडेक्स में। पाकिस्तान तो कतई भारत से बेहतर नहीं है। बांग्लादेश को भी बेहतर बताया गया था, लेकिन सच्चाई है उसमें बांग्लादेश भले ही बेहतर रहा, लेकिन इस समय तो हालात बहुत ही खराब हैं। पिछले लगभग एक साल से श्रीलंका के भी हालात बहुत खराब हैं। तो इस प्रकार से कुछ इंडेक्स में जानबूझ करके शरारत की गई नरेंद्र मोदी सरकार को नीचा दिखाने के लिए। इन तमाम चीज़ों पर इनडायरेक्टली वो रिफ्लेक्ट करते हैं। हालांकि डायरेक्टली किसी भी चीज़ को मेंशन, यानी कोई भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने से बचते हैं, लेकिन मोटे तौर पर उनके कहने का जो मतलब है वो यही है कि भाई ऐसा है, विचारधारा कोई भी हो, लेकिन हमारी एक ही विचारधारा है कि हम भारत को श्रेष्ठतर बनते देखना चाहते हैं। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं इस इंटरव्यू से दिल्ली विधानसभा के लिए एक संकेत ये भी है, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एक संकेत ये भी है कि जो लोग दिल्ली को महान बनाने का अहंकार पाले हुए थे वो झूठे थे, और इस अहंकार को पहचानने की ज़रूरत है। आज की डेट में वास्तव में दिल्ली को एक वर्ल्ड कैपिटल बनाने की ज़रूरत है, वर्ल्ड स्तरीय कैपिटल बनाने की ज़रूरत है, विश्व स्तरीय कैपिटल बनाने की ज़रूरत है, जिसके लिए अहंकार का परित्याग कर साफ मन से चीज़ें करना होगा, तभी जाकर हो पाएगा। केवल अपना घर सजाने के लिए अगर आदमी प्रयास करेगा तो नहीं हो पाएगा। इनडायरेक्टली वो शीश महल पर भी हमला करते हैं। 2 घंटे से ज़्यादा यह पॉडकास्ट था, और मोटे तौर पर आप कह सकते हैं इस पॉडकास्ट में उन्होंने बहुत सारी बातों कही, जिसमें उनके बचपन के समय बिताए गए क्षण का भी जिक्र है। किस प्रकार से चीन के वो करीब आए और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनका क्या संबंध है, किस प्रकार से गोधरा कांड को उन्होंने हैंडल किया,
और सावरकर और गांधी के बीच अंतर क्या है, और भी तमाम चीज़ों पर उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है। यह पॉडकास्ट आप देख सकते हैं। इसमें से संकेत निकालने पर, चूंकि नरेंद्र मोदी मजे हुए राजनेता हैं, मजे हुए राजनेता की भांति ही उन्होंने जो भी कहा है उसको मथ के निकालना पड़ेगा, वो सीधे सीधे नहीं निकलेगा। मोटे तौर पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने वर्तमान सभी सिनेरियो पर चर्चा किया है। इनडायरेक्टली उन्होंने वर्ल्ड में होने वाले पॉलिटिकल जो अपहीवल्स हैं उन पर भी चर्चा किया है। तो इस प्रकार से यह पॉडकास्ट देखने योग्य है, आपको देखना चाहिए। धन्यवाद।